हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में समिति एवं उसकी विशेषता पर प्रकाश डाला। आज के वीडियो में हम संस्था एवं उसकी विशेषता को समझेंगे। आइए पहले संस्था की अवधारणा को स्पष्ट समझें। मनुष्य ने अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण किया है, जिससे वह अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सके। इस संबंध में यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि समितियां कभी भी मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से वह जल्दी ही विघटित हो सकती है। इसलिए समितियां कुछ विशेष कार्य प्रणालियों तथा नियमों के द्वारा अपने कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप देती है। सामान्य रूप से इन्हीं कार्य प्रणालियों तथा नियमों की व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्थाएं सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य को पूरा करने की अनुमति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना परिवार बसाना चाहता है तो उसे कुछ नियमों व रीति रिवाजों का पालन करके विवाह करना होगा। परिवार एक समिति है, जबकि विवाह एक संस्था है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने संस्था की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। मैकाइवर और पेज के शब्दों में सामूहिक क्रिया की विशेषता बतलाने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को हम संस्था कहते हैं। गिलिन एवं गिलिन का कथन है कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर संस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नांकित हैं। पहला, नियमों की व्यवस्था। संस्था का तात्पर्य कभी भी व्यक्तियों के संगठन से नहीं होता, बल्कि यह अनेक नियमों और कार्यविधियों की एक व्यवस्था है। ये नियम अथवा कार्यविधियां अनेक विचारों, जनरीतियों, लोकाचारों, लिखित नियमों अथवा कानून के रूप में देखने को मिलती है। दूसरा, अमूर्त प्रकृति। संस्था एक मूर्त संगठन नहीं है। नियमों तथा कार्यविधियों में हम जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। इस कारण संस्था की प्रकृति हमेशा ही अमूर्त होती है। सामूहिक स्वीकृति। नियमों की कोई व्यवस्था तभी संस्था कहलाती है जब उसे संपूर्ण समूह अथवा समुदाय की स्वीकृति प्राप्त हो। जैसे संविधान एक संस्था है जिसके सभी कानून राज्य व विभिन्न समूहों द्वारा मान्य होते हैं। चौथा, सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से उपयोगी होते हैं। पांचवा, स्थायित्व। कार्य का कोई तरीका जब बहुत लंबे समय तक उपयोगी प्रमाणित होता है तभी वह संस्था का रूप ले पाता है। इसके उपरांत वह व्यवहार संस्कृति का अंग बन जाता है और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं समझा जाता। यही कारण है कि एक समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत परिवर्तन होने के बाद भी सामाजिक संस्थाओं में कोई भी परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। छठा, प्रतीक। संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीकों की प्रकृति भौतिक या अभौतिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, बैंक या विश्वविद्यालय का अपना प्रतीक होता है। विवाह एक संस्था तथा इसमें निहित भावनाओं को अनेक मंत्रों, हवन, वेदी, कलश तथा मंडप या मंगलसूत्र जैसे प्रतीकों से अभिव्यक्त किया जाता है। सातवां, सामूहिक घटना। संस्था के निर्माण का विचार सबसे पहले एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन जब बहुत से व्यक्ति उस विचार अथवा कार्य के तरीके को उपयोगी समझने लगते हैं तभी उसे एक संस्था का रूप मिल पाता है। इस प्रकार संस्था के विकास में सामूहिक प्रयत्नों का समावेश होने के कारण संस्था को एक सामूहिक घटना कहा जाता है। विवाह, नौकरी के नियम, संविधान, उत्तराधिकार के नियम, परीक्षा प्रणाली, आचार संहिता आदि संस्था के उदाहरण हैं। अंत में समुदाय, समिति तथा संस्था का अर्थ एक दूसरे से भिन्न है,
लेकिन सामाजिक ढांचे को बनाने के लिए इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे गांव एक समुदाय है, गांव के अंदर स्कूल समिति है तथा स्कूल को संचालित करने वाले नियम संस्था हैं। इस प्रकार समुदाय, समिति तथा संस्था में पारस्परिक निर्भरता भी है। धन्यवाद।